Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. जैसा कि आप जानते हैं कि हम गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले में आज हम NFR फ्रेमवर्क की बात करेंगे। NFR फ्रेमवर्क मीन्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रेमवर्क। ये बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को सपोर्ट करता है, यानी NFR फ्रेमवर्क के अंदर हम गोल मॉडलिंग परफॉर्म करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा NFR फ्रेमवर्क की डिटेल को देख लेते हैं। जो की कंसेप्ट NFR फ्रेमवर्क में है वो है सॉफ्ट गोल का। अब सॉफ्ट गोल क्या होता है? कोई भी हमारी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी उसको हम एक सॉफ्ट गोल कहेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की बात की थी। आज के टॉपिक में भी हम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की ही एग्जाम्पल को साथ लेकर चलेंगे। तो जो अकाउंट्स की एक्यूरेसी मेंटेन करना है ये बेसिकली हमारा एक सॉफ्ट गोल होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अ सॉफ्ट गोल रिप्रेजेंट्स अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर सॉफ्ट गोल्स हमारे पास वो गोल्स होते हैं जिनके लिए कि कोई क्लियर कट क्राइटेरिया हमारे पास नहीं होता जिससे कि हम ये बता सकें कि ये सॉफ्ट गोल फुली सेटिस्फाई हो गया है या नहीं सेटिस्फाई हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि हमारा सॉफ्ट गोल क्या था कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाना। अब कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि ये हमें पता चल सके कि क्या जो हमने इंटरफेस बनाया है वो 100% यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। हो सकता है एक यूज़र जिसने पहले उस इंटरफेस को काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हो उसके लिए तो वो यूज़र फ्रेंडली हो, लेकिन एक नया यूज़र जिसका के कंप्यूटर का कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए हो सकता है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ना हो। तो सॉफ्ट गोल बेसिकली वो होते हैं जिनका के कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं होता जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या ये 100% सेटिस्फाई हो गए हैं या नहीं हुए। तो NFR फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली सॉफ्ट गोल्स को या वो तमाम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिनको कि हम सॉफ्ट गोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या वो तमाम हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स जिनके लिए कि कोई क्लियर कट क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, उन तमाम को हम NFR फ्रेमवर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NFR फ्रेमवर्क उन तमाम गोल्स को एड्रेस करता है। तो अब हम देखते हैं कि NFR फ्रेमवर्क के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो मेन एक्टिविटी है वो तो ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं या जो भी आपकी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर से आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आप अपने सॉफ्ट गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। NFR का यहाँ पर जो एब्रीविएशन यूज हुआ है इसका मतलब है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर आप इन NFR को डिकम्पोज करते चले जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने जो सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स का एक सॉफ्ट गोल कंसिडर किया था उसको हमने डिकम्पोज किया था किसमें? इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट्स में, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स में और अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स में। तो NFR फ्रेमवर्क के अंदर जो भी आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे या इन अदर वर्ड्स जो भी आप सॉफ्ट गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे उनको आप फिर डिकम्पोज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम NFR फ्रेमवर्क के अंदर NFR ऑपरेशनलाइजेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ऑपरेशनलाइजेशंस क्या होती हैं? देखें, मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉफ्ट गोल्स को डिकम्पोज करते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जबकि आप डिज़ाइन इश्यूज को और डिज़ाइन चॉइसेस को एड्रेस कर रहे होंगे। तो ये ऑपरेशनलाइजेशंस क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली वो डिज़ाइन अल्टरनेट्स हैं या वो डिज़ाइन टेक्निक्स हैं जिनको के आप यूज़ करके उस सॉफ्ट गोल को अचीव करेंगे। यानी उस सॉफ्ट गोल को अचीव करने के लिए जो आप एक्चुअली टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, जो टेक्निक इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उस टेक्निक्स को और उन टास्क को हम NFR ऑपरेशनलाइजेशंस कहेंगे। अब NFR ऑपरेशनलाइजेशंस जो हैं ये भी हमारे पास गोल्स में आता है। फिर NFR फ्रेमवर्क के अंदर आप एम्बिग्विटीज, ट्रेड ऑफ्स, प्रायोरिटीज और इंटरडिपेंडेंसीज को भी एड्रेस करते हैं।
अभी हम एक मॉडल देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो हमने परफॉर्मेंस के गोल की बात की थी। हमने कहा था कि किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास दो डिज़ाइन अल्टरनेट्स हैं, दो डिज़ाइन चॉइसेस हैं। कौन कौन सी? एक को कि हमने कहा था कि 4 डिजिट्स पिन कोड यूज़ किया जाए और दूसरे को हमने कहा था कि बायोमेट्रिक यूज़ कर लें, उसका फिंगरप्रिंट जो है वो आइडेंटिफाई करवा लें। फिर हमने कहा था कि जो फिंगरप्रिंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है एज कंपेयर्ड 4 डिजिट्स पिन कोड से। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी कहा था कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर उसका वर्स्ट इफेक्ट है, बैड इफेक्ट करता है। तो अब क्या किया जाए? परफॉर्मेंस को देखा जाए या ऑथेंटिकेशन को देखा जाए? तो ये यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ आ गया। तो NFR फ्रेमवर्क के अंदर ये तमाम चीज़ें आप एड्रेस करते हैं। फिर NFR फ्रेमवर्क इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है कि आप जो भी डिसीजन लें उसका कोई रैशनल या उसकी कोई लॉजिक आप साथ मेंशन करें कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। इसकी अभी हम आगे एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो NFR फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन रैशनल्स जो हैं उनको भी सपोर्ट करता है। फिर जो आपने डिज़ाइन डिसीजंस लिए हैं उनका ओवरऑल सॉफ्ट गोल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भी एवेल्युएट करने की परमिशन आपको देता है। इसका भी मैकेनिज्म मौजूद है NFR फ्रेमवर्क के अंदर। जी, तो अब हम बात करते हैं सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ की, या इसको आप मुख्तसरन सिग भी कह सकते हैं। सिग बेसिकली वो मॉडल है जो कि NFR फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली क्या है कि एक मॉडल है। जिस तरीके से हमने यूज केसेस पढ़े थे या स्टेट मशीन्स पढ़ी थी, इसी तरीके से सिग भी हमारे पास एक मॉडल है जो कि NFR फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर आप सिग के अंदर सॉफ्ट गोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी रिफाइनमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ऑपरेशनलाइजेशंस हैं या जो आपने डिज़ाइन डिसीजंस लिए हैं उनके सॉफ्ट गोल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब कुछ भी आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आगे हम एक सिग मॉडल देखेंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही होंगी, तो ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। जी, तो अब हम देखते हैं कि NFR फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास कितनी टाइप के सॉफ्ट गोल्स होते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है वो है NFR सॉफ्ट गोल्स। ये वो सॉफ्ट गोल्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास टॉप लेवल के गोल्स होते हैं। जैसे हमने बात की कि सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स, तो अब सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमारे पास एक NFR सॉफ्ट गोल है। इसी तरीके से हमने यूजिबिलिटी ऑफ एन इंटरफेस की बात की, तो यूजिबिलिटी ऑफ इंटरफेस जो है वो हमारे पास एक टॉप लेवल का सॉफ्ट गोल है, उसको हम NFR सॉफ्ट गोल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल्स। ये वो डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं जो कि NFR सॉफ्ट गोल्स को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। यानी ये वो टेक्निक्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं NFR सॉफ्ट गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स की बात की तो उसमें हमने कहा कि पिन कोड हम लेंगे यूज़र से। तो ये जो पिन कोड इम्प्लीमेंटेशन है ये बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल है। इसी तरीके से हमने कहा कि हम बायोमेट्रिक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बायोमेट्रिक्स इम्प्लीमेंटेशन जो है ये भी हमारे पास एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल है। तो ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल कौन से होते हैं? ये बेसिकली वो डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं NFR सॉफ्ट गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लेम सॉफ्ट गोल्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि NFR फ्रेमवर्क आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि जो आप डिज़ाइन डिसीजंस लेंगे उनके पीछे जो रीजंस होंगी उनको भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपने कोई प्रायोरिटी डिफाइन की, तो ये प्रायोरिटी आपने क्यों डिफाइन की, उसके पीछे रीजन क्या थी, इस रीजन को भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं NFR फ्रेमवर्क के अंदर। और उसके लिए हमारे पास क्लेम सॉफ्ट गोल्स होते हैं। इसी तरीके से किसी एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल को आपने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल को आपने रिजेक्ट कर दिया,
तो जिसको एक्सेप्ट किया उसको क्यों एक्सेप्ट किया और जिसको रिजेक्ट किया उसको क्यों रिजेक्ट किया, तो जो इनके पीछे रीजंस थी ये भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं क्लेम सॉफ्ट गोल्स की मदद से। जी, तो फिर आप सॉफ्ट गोल्स को रिफाइन कर सकते हैं सब गोल्स में एंड और रिफाइनमेंट्स की मदद से। ये एंड और रिफाइनमेंट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक टॉप गोल था ए, उसको हमने रिफाइन किया या डिकम्पोज किया दो सब गोल्स में बी और सी में। अब अगर उनके दरमियान एंड रिफाइनमेंट होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों जो सब गोल्स हैं बी और सी ये दोनों अचीव होंगे तो जो हमारे पास टॉप गोल है ए वो अचीव होगा। और अगर उनके दरमियान और रिफाइनमेंट होगी तो इसका क्या मतलब है कि या आप बी को अचीव कर लें या ए को अचीव कर लें, दोनों सूरतों में जो हमारे पास टॉप गोल है ए वाला वो अचीव हो जाएगा। अभी आगे जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर जो हमारे पास सॉफ्ट गोल्स की आपस में डिपेंडेंसीज होती हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि एक सॉफ्ट गोल दूसरे सॉफ्ट गोल के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है या उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने बायोमेट्रिक्स की बात की तो ये परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। यानी अगर आप बायोमेट्रिक्स वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो उससे हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी सफ़र कर जाए। लेकिन ये बायोमेट्रिक्स वाली जो ऑप्शन है ये ऑथेंटिकेशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट कर रही है। यानी अगर आप बायोमेट्रिक्स इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑथेंटिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर्ड जो कि आप पिन कोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सॉफ्ट गोल्स की आपस में इंटरडिपेंडेंसीज होती हैं इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सॉफ्ट गोल दूसरे सॉफ्ट गोल के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। जी, तो ये हमारे पास एक सैंपल सिग मॉडल है। यहाँ पे 3 सॉफ्ट गोल्स की बात की गई है: यूजर फ्रेंडली एक्सेस टू अकाउंट्स, सिक्योर अकाउंट्स और गुड परफॉर्मेंस फॉर अकाउंट्स। तो एनएफआर सॉफ्ट गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंगल क्लाउड होता है। यानी ये जो सिंगल क्लाउड की नोटेशन है इसको हम यूज करेंगे एनएफआर सॉफ्ट गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि ये हमारे पास जो थिक क्लाउड है या डार्क क्लाउड है ये बेसिकली ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल का मैंने आपको बताया था ना, ये वो डिजाइन टेक्निक्स हैं जो कि आप इंप्लीमेंट करेंगे सॉफ्ट गोल को अचीव करने के लिए। फिर मैंने आपको 2 कंट्रीब्यूशंस की बात बताई थी कि हमारे पास एंड कंट्रीब्यूशन होती है और कंट्रीब्यूशन होती है। एंड कंट्रीब्यूशन के केस में हम सिंगल आर्क यूज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सिक्योर अकाउंट्स का जो सॉफ्ट गोल है इसको अचीव करने के लिए इसकी तीनों रिफाइनमेंट्स जो हैं वो आपको अचीव करनी होंगी। यानी इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। जब तक कि ये तीनों अचीव नहीं होंगी आप सिक्योर अकाउंट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो एंड कंट्रीब्यूशन के केस में जितनी भी उसकी रिफाइनमेंट्स होंगी वो तमाम की तमाम आपको अचीव करनी जरूरी होंगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप इस ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास डबल आर्क्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये और कंट्रीब्यूशन है। यानी ऑथेंटिकेशन के लिए चाहे आप पिन कोड यूज कर लें या आप सिग्नेचर्स को कंपेयर कर लें या कोई आप एडिशनल आईडी यूज कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम इनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमारे पास और ऑपरेटर होता है। जबकि एंड के केस में तमाम की तमाम रिफाइनमेंट्स को इंप्लीमेंट करना या अचीव करना जरूरी होता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास सॉफ्ट गोल है एक्यूरेट अकाउंट्स का, इस सॉफ्ट गोल के आगे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सॉफ्ट गोल है इसकी प्रायोरिटी है बाकी सॉफ्ट गोल्स के ऊपर, और ये जो प्रायोरिटाइज्ड सॉफ्ट गोल है इसको हमने इसके पेरेंट सॉफ्ट गोल के साथ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की मदद से अटैच किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रायोरिटाइज्ड सॉफ्ट गोल एक्यूरेट अकाउंट्स पॉजिटिवली इंपैक्ट्स एक्यूरेट अकाउंट्स जो कि इसका पेरेंट है,
और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमने एक डैश्ड क्लाउड बनाया हुआ है और इसके साथ हमने लिखा है क्लेम। तो ये हमारे पास क्लेम सॉफ्ट गोल है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लेम सॉफ्ट गोल्स होते हैं वो आपको परमिशन देते हैं कि जो आपने डिजाइन डिसीजन लिया है उसको आप मेंशन कर सकें, उसके पीछे रीजन क्या थी। तो जो यहाँ पे हमने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बनाई है, ये जो हम कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज्ड एक्यूरेट अकाउंट्स पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है अपने पेरेंट एक्यूरेट अकाउंट्स को, तो उसके पीछे रीजन क्या हमने लिखी कि एक्यूरेसी इज वाइटल, यानी जो एक्यूरेट अकाउंट्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स की एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए। तो जो हमारे पास क्लेम सॉफ्ट गोल्स होते हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी जो डिजाइन रैशनल है, जो हमने डिजाइन डिसीजंस लिए हैं उनके पीछे जो रीजन है उसको मेंशन करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखें तो ये जो हमारे पास एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल है, यूज अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट, ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है किस सॉफ्ट गोल को, स्पेस फॉर अकाउंट्स। जाहिर बात है जब डेटा अनकंप्रेस्ड होगा तो वो ज्यादा स्पेस लेगा एज कंपेयर टू कंप्रेस्ड डेटा, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है किसके ऊपर, स्पेस फॉर अकाउंट्स के ऊपर। जबकि ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है किसको, रिस्पांस टाइम फॉर अकाउंट्स को। यानी ये जो हमारे पास सॉफ्ट गोल है रिस्पांस टाइम फॉर अकाउंट्स, उसके ऊपर अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने की जो ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल है वो पॉजिटिवली उसको इंपैक्ट कर रहा है। वो कैसे, अब जाहिर बात है जब डेटा आपका अनकंप्रेस्ड होगा तो आप उसको सर्च करने में आपको आसानी होगी एज कंपेयर्ड के आपके पास जिप डेटा हो या कंप्रेस्ड डेटा हो। तो जो डेटा आपके पास कंप्रेस्ड होगा डेफिनेटली पहले आपको अनकंप्रेस करना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा सा आपका रिस्पांस टाइम जो है वो लेट हो सकता है। तो अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट में रखने से क्या हुआ कि हमारे पास रिस्पांस टाइम तो पॉजिटिव आ गया, उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, लेकिन स्पेस के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। तो अब हम एक दफा इस सारे मॉडल को ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास एक सॉफ्ट गोल था सिक्योर अकाउंट्स का, उसकी हमने 3 रिफाइनमेंट्स बनाई, इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। इन तीनों रिफाइनमेंट्स को हमने एक एंड कंट्रीब्यूशन की मदद से शो किया, यानी सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स के लिए उसकी इंटेग्रिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी अवेलेबिलिटी जरूरी है। तीनों चीजें ये हमारे लिए जरूरी हैं सिक्योर अकाउंट्स को अचीव करने के लिए। फिर अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल बनाया, ऑथराइज एक्सेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन, और ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स को। और इस ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल की फिर हमने फर्दर 3 रिफाइनमेंट्स बना ली। कौन कौन सी, वैलिडेट एसेस अगेंस्ट एलिजिबिलिटी रूल्स, आइडेंटिफाई यूजर्स और ऑथेंटिकेट यूजर एसेस। और इसको भी हमने एंड कंट्रीब्यूशन की मदद से शो किया। यानी जो हमारे पास ये एक ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल था, ऑथराइज एसेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन, ऑथराइजेशन के लिए एक तो हमने एसेस को वैलिडेट किया, यूजर को आइडेंटिफाई किया और उसके अलावा यूजर की ऑथेंटिकेशन भी नोट की। और ये जो हमारे पास ऑथेंटिकेट यूजर एसेस का ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल था, इसकी आगे हमने फर्दर 3 रिफाइनमेंट्स कर ली। कौन कौन सी, यूज पिन, कंपेयर सिग्नेचर और रिक्वायर एडिशनल आईडी। और इन तीनों रिफाइनमेंट्स को हमने एक और कंट्रीब्यूशन की मदद से शो किया, यानी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई एक ऑपरेशनलाइजेशन आप यूज कर लें, चाहे आप पिन कोड यूज कर लें, चाहे उसके सिग्नेचर कंपेयर करवा लें या कोई एडिशनल आईडी यूज कर लें। तो अगर आप यहां पे देखें तो मुख्तलिफ सॉफ्ट गोल्स के अंदर हमने टिक का निशान लगाया है और कहीं पे हमने क्रॉस का निशान लगाया है। टिक का क्या मतलब है कि ये सॉफ्ट गोल्स जो हैं या ये ऑपरेशनलाइजेशंस जो हैं इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और क्रॉस का क्या मतलब है कि ये ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल्स जो हैं इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर अगर आप देखें तो जो हमारे पास क्लेम सॉफ्ट गोल था उसके अंदर भी हमने टिक का निशान लगाया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्लेम किया गया था
कि ऑप्टिमाइज्ड वैलिडेशन विल नॉट हर्ट रिस्पांस टाइम मच, तो इस क्लेम को भी हमने एक्सेप्ट किया है। और अगर हमने इस क्लेम को रिजेक्ट करना होता तो यहां पर हम क्रॉस का सिंबल बना देते हैं। जी, तो अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने एनएफआर फ्रेमवर्क की बात की, उसकी एक्टिविटीज की बात की और उसके अंदर सिग मॉडल को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें एमडीबी के ऊपर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। जी, तो अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। आज बेसिकली हमने एनएफआर फ्रेमवर्क की बात की। जी, तो अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने एनएफआर फ्रेमवर्क की बात की, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया और एट द एंड हमने सिग मॉडल या सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ को डिस्कस किया, उसकी नोटेशंस को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें एमडीबी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।